ओके क्लास, इन लास्ट क्लास व्हाट इज स्टडीड, हमने पढ़ा मतलब बोर्ड और हमने रदरफोर्ड की लिमिटेशंस पढ़ी, ठीक है ना। हमने रदरफोर्ड की लिमिटेशंस पढ़ी और थोड़ा पढ़ा कि क्या होता है वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो डुअल नेचर के बारे में समझ में आया कि क्या होता है। एक वेव नेचर पढ़ा हमने, पार्टिकल नेचर पढ़ा, और ये दोनों नेचर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होते हैं, ये पता चलेगा इस क्लास में, ठीक है ना। और हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बारे में बात करेंगे जो भी हमारे एटॉमिक स्पेक्ट्रा से आई। अभी स्पेक्ट्रा क्या होता है, ये सब नए शब्द, इन सब के बारे में जानना है हम लोगों को। तो इन सब के बारे में जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले तो ये सोचो बेटा कि रेडिएशंस कैसे आती हैं। रेडिएशंस ये कैसे आती हैं, कैसे रिलीज होती हैं। देखो कुछ कुछ फॉर्मूले लिखूंगा, समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस ये मान के चलो कि हाँ ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। ई इज इक्वल टू एच सी बाय, या एच न्यू लिख लेता हूँ, एच सी नहीं लिखता हूँ, एच सी बाय लैम्डा लिखता हूँ, एच न्यू लिख देता हूँ, या फिर इसको एच सी बाय लैम्डा भी लिखते हैं, ठीक है ना। अभी क्या होता है लैम्डा, क्या होता है न्यू, मैं समझाऊंगा आपको इस बारे में, ठीक है ना। उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो समझते हैं, ठीक है ना। ये होती है बेटा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, हर वेव की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जिस फ्रीक्वेंसी से मैंने आपको भी बताया था नेचर कैसा होता है वेव का, अब आप बनाओगे तो ऐसा नेचर होता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं क्रेस्ट, इसको कहते हैं टीआरओ। साउंड की जो वेव्स होती हैं साउंड की जो होती हैं वो वेव्स होती है ना, ऐसी वेव्स होती है ना, पढ़ा था ना बेटा फिजिक्स में। साउंड ऐसा होता है, ठीक है ना। क्लास 10th में पढ़ा हमने साउंड में, ठीक है ना। साउंड में पढ़ा कि वेव ऐसी होती है ना बेटा। तो ई इज इक्वल टू एच न्यू, तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे वो कैसे डिफाइन होती है कि जो एक साइकिल कंप्लीट होती है उसे क्या कहते हैं, एक साइकिल कहते हैं। और एक सेकंड में जितनी साइकिल होती है उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेकंड में 10 साइकिल्स हो रही हैं, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, तो 10 हर्ट्ज हो जाती है, ये आपने पढ़ा था ना, ठीक है ना। तो एक सेकंड में अगर 20 साइकिल हो जाएगी तो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, तो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ये वेव, साउंड वेव की जगह किसकी आ रही है, लाइट वेव की आ रही है। किसकी आ रही है बेटा, लाइट वेव की आती है। तो आपको वो हर्ट सुनाई नहीं देती है, ठीक है ना, आपको सुनाई नहीं देती है। तो कुछ आपको कुछ वेव्स की क्या कहते हैं, कुछ वेव्स की फ्रीक्वेंसी दिखाई देगी, और कुछ वेव्स की फ्रीक्वेंसी को, जो कुछ फ्रीक्वेंसी जो होंगी वो दिखाई नहीं देंगी। जो दिखाई देती है वो विजिबल के बीच में आते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रा के बीच में आते हैं। जो नहीं दिखाई देते उनके नाम अलग अलग होते हैं। इस पूरे रीजन को जो स्टार्टिंग से लेकर, यानी कि 0 हर्ट्ज से लेकर जितने भी 10⁻10 हर्ट्ज तक आप जो भी ले जाओ वैल्यू को, ये पूरी वैल्यूज़ जो भी जितनी भी आपकी मिलेंगी, आपको बीच की जितने भी वेव्स मिलेंगी अलग अलग, उनको अलग अलग नाम दिया गया है। और इसको दिया गया इस पूरे को कहते हैं आप स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। और जिस जिस रीजन को सिर्फ एटम्स क्या कहते हैं, जहाँ जो वेव्स सिर्फ एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर नीचे करने पे रिलीज होती हैं उसको कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो स्पेक्ट्रा समझ में आया बेटा। और ये क्या लिखा हुआ है, इससे मेरे को समझ में आएगा कि यानी कि हर एक एच तो प्लैंक कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है, ये है फ्रीक्वेंसी। यानी कि हर फ्रीक्वेंसी पे रेडिएशन की एक एनर्जी होगी, यानी कि हर फ्रीक्वेंसी पे रेडिएशन की एक एनर्जी होगी। और लैम्डा क्या होता है बेटा, वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जस्ट इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है ना। कि फ्रीक्वेंसी मान लो, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होता है, जैसे मान लो कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी आपकी 10 हर्ट्ज है, तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी अगर मेरे को निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, 3 × 10⁸ से सी की वैल्यू क्या है बेटा, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ लाइट, इंटू एच की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻−34। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा की कुछ वैल्यू हो जाएगी। तो यानी कि हर एक फ्रीक्वेंसी पे हर एक उसकी वेवलेंथ होती है, और जो भी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है उस पर डिपेंडिंग क्या होता है, उसका क्या होता है बेटा, उसकी एनर्जी होती है। यानी कि आप अलग अलग एनर्जी देकर अलग अलग फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर सकते हो। और कैसे करोगे अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है ना।
और स्पेक्ट्रा क्या होता है समझ में आ गया कि यहाँ से लेकर जो भी बीच में जितनी भी हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं हमारे पास, हर फ्रीक्वेंसी पे कोई ना कोई हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेगी, ठीक है ना। तो अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रेडिएशन को अगर मैं बोलूँ कि मैं अगर उसको ऐसे बनाना चाहूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो कैसा नेचर शो करती है, ड्यूअल नेचर शो करती है, ड्यूअल नेचर शो करती है। तो ड्यूअल नेचर शो करने का मतलब ये है, ड्यूअल नेचर शो करने का मतलब ये है कि एक तो उसका नेचर वो ऐसे जाएगी, ठीक है ना। अगर ये इसका क्या है बेटा, इस एक्सिस पे क्या जा रहा है, इसका इसका ये इस वेव नेचर को शो कर रहा है, वेव नेचर के ट्रांसवर्सन को बता रहा है। मतलब वेव जो है इधर से इधर जा रही है, ट्रांसफर किस डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है ना। और वेव ऐसे चलती है, ठीक है ना। तो अगर पार्टिकल नेचर की बात करें तो वो कैसे क्या उसका उसका जो मूवमेंट होगा वो एकदम परपेंडिकुलर होगा इसके, ठीक है ना। इसका मूवमेंट क्या है, एकदम देखो एकदम परपेंडिकुलर चल रहा है ना। ये 3D में बना नहीं पा, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसे कैसे बना दिया, लेकिन ये 3D में सोचो तो ये ऐसे ऐसे चल रही है पहले वेव, और ये वेव कैसे चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक है ना। मतलब एक वेव ऐसे चल रही है पूरी, और एक वेव ऐसे खड़ी हुई चल रही है, ठीक है ना। ऐसे मान के चल सकते हो कि एक वेव जो इस पर चल रही है और एक वेव ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक है ना। तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। और जो मूवमेंट हो रहा है उसके भी परपेंडिकुलर है, इधर की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा और ये भी परपेंडिकुलर होगा इधर मूवमेंट के, ठीक है ना, ये भी परपेंडिकुलर। एक मूवमेंट अगर मेरा इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस पेन की डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसके इस डायरेक्शन में जो मूवमेंट होगा वो भी मेरा परपेंडिकुलर होगा, और इस डायरेक्शन में जो मूवमेंट होगा वो भी मेरा परपेंडिकुलर होगा। और जो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन आई, ये दोनों भी आपस में क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, तीनों परपेंडिकुलर रहते हैं आपस में एक दूसरे के मूवमेंट में। तो हम क्या है, तो जो फील्ड होते हैं इसके, तो the fields are transmitted in form of waves are called as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो ये फील्ड आते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट्स होते हैं ये वाले, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। तो वेव नेचर हमें पता चल गया, वेव नेचर कैसा है बेटा, वेव नेचर ऐसा होता है, ठीक है ना। और ये हमारा किसका होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वेव नेचर होता है। किसने बताया था बेटा, ये जेम्स मैक्सवेल ने बताया था, ठीक है ना। इन्होंने एक्सप्लेन किया था, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया था कि जब चार्ज बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर उसमें देखें तो वो ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। और वो अल्टरनेटिंग नेचर के होते हैं, क्योंकि वो हर समय क्या हो रहे हैं, जब आप चार्ज पार्टिकल को पास ला रहे हो तो हर समय चार्ज पार्टिकल्स क्या मूवमेंट में होते हैं, ठीक है ना। तो जब भी कोई चीज़ एक्सेलरेट करेगी या डीएक्सेलरेट करेगी तो उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि अगर आप एनर्जी चेंज करोगे, यानी आप उसे एक्सेलरेट या डीएक्सेलरेट कराने की कोशिश करोगे, तो वो एक एनर्जी को रिलीज़ करेगा या एनर्जी को गेन करेगा। जो भी एनर्जी वो रिलीज़ करेगा या वो गेन करेगा वो किसके फॉर्म में होगी बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ना, ये वो सारे के सारे रूल्स फॉलो करती है जो रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन के फॉलो होते थे लाइट के थ्रू। क्योंकि लाइट भी एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको हम देख सकते हैं, जो 400 जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है बेटा, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट वैल्यू और छोटी है, 400 समथिंग से 600 समथिंग तक है, तो 400 से 700 ऐसे बोल देते हैं। 400 to 700 नैनोमीटर के बीच में, नैनोमीटर कितना छोटा हो गया समझ गए ना, वेवलेंथ, ठीक है ना। इतनी छोटी वेव, इससे भी इसी वेवलेंथ के बीच को हम देख पाते हैं, जो विजिबल स्पेक्ट्रा होता है जिसको आप विबग्योर बोलते हो, ठीक है ना, सॉरी विबग्योर, ठीक है ना। 7 कलर्स बोलते हो ना, वो यहाँ से वॉलेट का कलर कैसा होता है, 400 नैनोमीटर पे वॉलेट रहता है और 700 नैनोमीटर पे कितना होता है कलर, रेड होता है। तो जो विबग्योर आपको दिखता है वो इसी की वजह से दिखता है, ठीक है ना। इंक्रीजिंग वेवलेंथ में मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एकदम परपेंडिकुलर रहते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की बात करो तो आपने देखा होगा, आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, आपने कहा था फील्ड करंट फोर्स पढ़ा था। तो फील्ड और आपका मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या है, हमेशा क्या होते थे, 90 डिग्री पे आते थे, ठीक है ना। एक दूसरे के होते हैं 90 डिग्री रहते हैं, ठीक है ना। और ऑसिलेटिंग पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेटिंग होंगे और 90 डिग्री पे ही होंगे, ठीक है ना। तो देखो ये ऐसा नेचर हो गया आपका ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना।
तो ये क्या है, ये सिंप्लीफाइड है पिक्चर है। ये किसकी पिक्चर है, सिंप्लीफाइड पिक्चर किसकी है, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वो ऐसे दोनों नेचर शो करती है, ठीक है ना। साउंड वेव जैसे होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उनकी तरह कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। तो उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी। तो लिखेंगे बेटा, कॉपी में लिखेंगे। अब कॉपी में आप लिखेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इतना लिखेंगे, ठीक है ना। और इसमें लिखेंगे आप, सबसे पहले लिखोगे आप मैक्सवेल, ठीक है ना। मैक्सवेल इन 1870 was first to give the explanation of charged bodies and its behavior in electrical and magnetic field, ठीक है ना। उसके इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में जो बिहेवियर होगा उसके बारे में मैक्सवेल ने सबसे पहले बताया था, ठीक है ना। और जो भी ये फील्ड, जितने जो भी आपके फील्ड हो रहे हैं, जो भी ट्रांसमिट हो रहे हैं फील्ड आपके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जो ट्रांसमिट हो रहे हैं, ये किस फॉर्म में होते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं। तो आप लिखोगे द फील्ड ट्रांसमिटेड आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन, ठीक है ना, इतना लिखोगे, ठीक है ना। तो इसके बाद आप लिखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन is complex in nature and there are some properties of electromagnetic waves, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज लिखेंगे। पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आपने लिखी कि सबसे पहले लिखोगे आप द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। देखो ये आपस में भी परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर है, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है ना, कि ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना। जो मैंने आपको लिखवा दिया वो लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे कि साउंड वेव की तरह इनको मीडियम नहीं चाहिए होता, ठीक है ना। EM वेव्स लिखो, EM वेव्स ऐसे लिखो, EM waves doesn't require any medium to propagate, ठीक है ना। इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है प्रोपगेशन के लिए, ठीक है ना। ये बिना वैक्यूम में भी प्रोपगेट कर जाती हैं, ठीक है ना। थर्ड इज ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रेडिएशन, दैट मीन कि वो रेडिएशन है, वो कहीं से दूर से आ रही है, ठीक है ना। रेडिएशन जिसमें अलग विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ वेव्स, ठीक है ना। डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ वेव, बहुत अलग वेवलेंथ होती है और उन वेवलेंथ को जगह आप अलग फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो कि अलग फ्रीक्वेंसी भी होती है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी भी अलग हो सकती है। मान लो कोई वेव है, वो एक बारी में 20 हर्ट्ज की जगह 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो, उसकी 50 हर्ट्ज की हो या 1000 हर्ट्ज की हो या फिर 1 गीगाहर्ट्ज की हो, ठीक है ना। ऐसे फ्रीक्वेंसी होती है ना, अलग फ्रीक्वेंसी इस पे रेडियो जिस पे काम करता है जैसे, ठीक है ना। तो वो सब किस पे काम कर रहा है, बताइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से काम कर रहा है। जो आपके फ़ोन काम कर रहा है वो सब किस पे काम कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से काम कर रहा है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो भी आएगा उसको क्या कहोगे आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहोगे। भाई इतना लिखना था आपको। तो आप इसमें लिखो नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम is a spectrum that consists of all kinds of waves possible in our environment, ठीक है ना। जितनी भी वेव्स हमारे पास पॉसिबल है वो सब किस में आती है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आती है, ठीक है ना। तो देखो नीचे एक आपके पेज नंबर, कौन सा पेज है बेटा, पेज नंबर 38 पे आपको एक इमेज देखी 2.7 पे, तो उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। पूरा स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है, ए में पूरा स्पेक्ट्रम है और बी में क्या क्या रखा है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, यानी कि ये वाला जो स्पेक्ट्रम है इसको इनलार्ज करके दिखा रखा है, ठीक है ना। विबग्योर को पूरा इनलार्ज करके दिखा रखा है। 400 से लगभग 750 तक पहुंचाया उन्होंने। तो 400 से 750 नैनोमीटर इतनी वेवलेंथ तक आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है ना। इतनी वेवलेंथ तक आप सिर्फ देख सकते हो, बाकी वेवलेंथ आपको नहीं दिखती। जैसे आपको सुनाई देने के लिए आपको 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज के बीच में अगर वाइब्रेशंस होगी तो आपको सुनाई देगा, नहीं तो आपको उससे कम की और उससे ज़्यादा की जो वेव्स होती हैं वो सुनाई नहीं देती हैं, ठीक है ना।
हाइपरसोनिक और हाइपोसोनिक साउंड्स नहीं सुनाई देती आपको, ठीक है ना। अल्ट्रासोनिक साउंड्स नहीं सुनाई देती ना। हाँ, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर था। आप क्या करोगे, बस ये स्पेक्ट्रम बना लोगे बीच में, ठीक है ना। ये वाला आप यहाँ पर इसके बीच में बनाओगे, ठीक है ना। और चाहो तो इसको एनलार्ज करके भी दिखा सकते हो। और फिर इसकी इसमें जो जो लिखा हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, अलग अलग यूनिट को हम लोग, वी कैन यूज डिफरेंट यूनिट्स टू रिप्रेजेंट दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फॉर एग्जांपल हम लोग फ्रीक्वेंसी से भी बता सकते हैं और हम लोग वेवलेंथ से भी बता सकते हैं। मैंने अगर बोला कि वेवलेंथ ऑफ माई वेव इज 400 नैनोमीटर, तो आंसर मेरे को पता समझ में आ जाएगा कि रेड लाइट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अगर मैंने बोला कि वेवलेंथ जो है वो मेरी कितनी है बेटा, वो मेरी 10⁻8 है। कितनी है बेटा, सॉरी 10⁻8 है, ठीक है ना। वेवलेंथ मेरी कितनी, 10⁻8 है। तो मैं क्या बोलूँगा, ये क्या है, लॉन्ग रेडियो वेव है, ठीक है ना। और अगर मैं इसी लॉन्ग रेडियो वेव को अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी से बताना हो, तो मैं फ्रीक्वेंसी बताऊंगा, तो मैं कितनी बताऊंगा, इसकी फ्रीक्वेंसी लगभग कितनी होगी, 10⁻4 से 10⁻0, यानी कि 10⁻4 से 1 फ्रीक्वेंसी हर्ट्स के बीच में इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये लॉन्ग रेडियो वेव कहलाएगी मेरी, ठीक है ना। ये रेडियो वेव्स के बीच का, इसी के बीच की वेव्स जो होती है वो हम सुन भी पाते हैं, ठीक है ना। इसकी बीच की वेव्स को हम सुन भी पाते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट रेडियो वेव्स यानी कि FM और AM की जो रेडियो की वेव्स होती हैं, उनकी वेवलेंथ कितनी होती है, उसकी वेवलेंथ होती है 1 से लेकर 10⁻3 तक होती है, ठीक है ना। उसकी जो वेवलेंथ होती है 1 से लेकर 10⁻3 तक होती है। और उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 10⁻8 से 10⁻6 तक। तो जैसे जैसे आप वेवलेंथ को बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी बेटा, कम होती जाएगी। ये आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि इनका कैसे इन्वर्स रिलेशन था, देखो E इज इक्वल टू एच न्यू लिखा है, E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा लिखा है। इससे हम क्या बता सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C बाय लेमडा होता है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर मेरी फ्रीक्वेंसी और ये वेवलेंथ तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, C तो मेरा कांस्टेंट है 3×10⁸, ठीक है ना। ये स्पीड ऑफ लाइट तो मेरे को पता ही है, ठीक है ना। समझ में आ रही बेटा ये वाली बात। तो आप इसको अलग अलग उससे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखेंगे, इस स्पेक्ट्रम को देखेंगे, तो मेरे को सबसे ज़्यादा जब मेरी सबसे कम वेवलेंथ जिनकी होती है वो होती है मेरी गामा रेस, और इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है गामा रेस, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है बेटा, गामा रेस, ठीक है ना। अल्फ़ा बीटा से भी ज़्यादा डेंजरस होती है, ठीक है ना। तो ये गामा रेस यूज़ होती हैं जब हमारे पास, जब हमें वो क्या कहते हैं, आपको न्यूक्लियर फिजन कराना होता है, तब यूज़ होती हैं वेव्स, ठीक है ना। तो इसका हम लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि इसका रेडिएशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है और ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, तो उससे हम दूर रहने की कोशिश करते हैं। जितनी भी विजिबल के बाद जितनी भी लाइट्स आती हैं वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है ना। उससे हाई क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी की, मतलब हाँ, जितनी भी मतलब इससे लो फ्रिक्वेंसी की जो वेव्स होती हैं वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती हैं, ठीक है ना। हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स हमें हार्मफुल होती है। जैसे अगर आप विजिबल लाइट को देखना चाहो, तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है लगभग 10⁻15 फ्रिक्वेंसी की रेंज में होती है। तो जो भी 10⁻15 फ्रिक्वेंसी से ऊपर चली जाती है वेव, वो हमारे लिए थोड़ी सी डेंजरस होती है, और जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है फ्रिक्वेंसी, उतनी ज़्यादा हमारे लिए और प्रॉब्लम का क्या कहते हैं, ये टॉपिक बनता जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद आता है एक्सरेज जो होती है वो हमारी कहाँ से कहाँ तक है, वो हमारी लगभग 10⁻19 से लेकर 10⁻17 के बीच में, ठीक है ना। वो हमारी क्या है बेटा, एक्सरेज है। तो एक्सरेज जो होती हैं वो, जैसे आपने देखा होगा सिटी स्कैन्स होते हैं, आपके MRIs होते हैं, ये सारे के सारे एक्सरेज को यूज़ करके हम बनाते हैं, ठीक है ना। जो आपके क्या कहते हैं, जब आप बोन टूट जाती तो होते हैं, तो ये भी कहते हैं ना बेटा कि ज़्यादा एक्सरे नहीं करवाना चाहिए एक्सरे, क्योंकि उसकी रेज हार्मफुल होती है। जब वो एक्सरे कर रहा होता है तो आपको कमरे में अकेला रखता है, अपने को किसी शील्ड के पीछे रखता है, ताकि उसका इफेक्ट ना, उन रेज का इफेक्ट ना हो, ठीक है ना। तो एक्सरेज आर हार्मफुल फॉर। उसके बाद आता है UV रेज, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, ठीक है ना। ये भी हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होती है, लेकिन अल्ट्रावायलेट क्योंकि बहुत एकदम जस्ट बाद है हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम के, तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती, और कई चीज़ों में ये बहुत हमारे लिए हेल्पफुल भी होती है। लेकिन अल्ट्रावायलेट रेज अगर आपके बॉडी पे आके लग जाके, स्किन पे आके लग जाएगी, तो क्या होगा आपको, आप वहाँ पर आपको कैंसर हो जाएगा, आपको स्किन डिजीज़ होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो ओजोन लेयर हमें बचाती है अल्ट्रावायलेट रेज से, जो हमारे पास सन से आ रही होती है, ठीक है ना। ओजोन लेयर उससे हमें बचा लेती है, ठीक है ना।
तो अल्ट्रावायलेट रेस को वो क्या करती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है सारी की सारी, ठीक है ना। तो यूवी रेस की जो होती है पावर थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि न्यू की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है ना। जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है, तो ज़्यादा एनर्जी देने की वजह से क्या होता है, वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ब्रेक करके जबरदस्ती O3 मॉलिक्यूल बना देती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन O2 से O3 कैसे बनाती है, जैसे मान लो कि O2 है, इस O2 पे आके क्या हुआ, एक हाई रेडिएशन, ये इस एनर्जी की, अल्ट्रावायलेट एनर्जी की रेडिएशन पड़ी, तो इसने क्या किया, O2 को दो O अलग अलग में तोड़ दिया। ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, ये आपको पता है, ये बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, वो जो बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करता है, दूसरे O2 पे हमला कर देता है और ये इसके साथ मिलकर क्या बना लेता है, O3 बना लेता है। तो उस तरह से ओजोन लेयर बन जाती है हमारी, ठीक है ना। तो मतलब ओजोन लेयर कैसे बनती है, इसकी इसी रेडिएशन की हेल्प से बनती है। इस रेडिएशन की एनर्जी से जितनी एनर्जी चाहिए होती है ओजोन को, वो मिल जाती है, और वो ओजोन ऑक्सीजन को मतलब उतनी एनर्जी मिल जाती है और वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट इज विजिबल स्पेक्ट्रम, ये 400 से 700 के बीच में। उसके बाद, क्योंकि देखो ऐसे याद कर लेंगे, वॉयलेट होता है तो इससे पहले होता है अल्ट्रा वॉयलेट, और रेड होता है, रेड के बाद आता है इंफ्रारेड। इंफ्रा, इंफ्रा मतलब छोटा, अल्ट्रा मतलब बड़ा, इंफ्रारेड मतलब रेड से छोटा, तो रेड से कम फ्रीक्वेंसी वाला इंफ्रारेड। उसके बाद इंफ्रारेड के बाद आता है माइक्रोवेव, ठीक है ना। माइक्रोवेव जब आप ऑन करते हो तो जो भी रेडिएशंस निकलती हैं वो इस रेंज में होती है। उसके बाद आपकी रेडियो वेव्स आती है AM FM, और उसके बाद लॉन्ग रेडियो वेव्स आती हैं। जो लॉन्ग रेडियो वेव्स होती हैं वो कौन यूज़ करता है, वो यूज़ करते हैं आपके आर्मी वाले और ये सब लोग, ठीक है ना, जो मतलब अलॉटेड रहती है उन्हें कि हाँ आप इस फ्रिक्वेंसी पे बात कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि उनका सीक्रेट फ्रिक्वेंसीज होती हैं, ठीक है ना। बाकी AM FM आप रेडियोस पे कभी भी सुन सकते हो, ठीक है ना। टीवी के लिए जो भी उन्होंने आपको रेडिएशन जो स्लॉट दे रखा है वो ये वाला स्लॉट दे रखा है, ठीक है ना। तो अगर आपकी फ्रिक्वेंसी की रेंज इतनी होगी तो आप इस पे जाओगे, ठीक है ना। तो ये था हमारा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। अब कब कौन सी वेव रिलीज होगी ये आपको सोचना है। ये आपको ऐसे सोचना है कि जितनी एनर्जी मैं दे पाऊंगा, ठीक है ना, ठीक है ना, जितनी एनर्जी मैं दूंगा, ठीक है ना, जो उसके हिसाब से जो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए थी वो फ्रिक्वेंसी की वेव वहाँ पर रिलीज़ होगी। या फिर अगर पहले रेडिएशन आपको बता दिया कि मैंने ये एनर्जी दी, तो आपको ये बता दिया, आपसे पूछा गया कि कितनी फ्रिक्वेंसी आएगी तो आप बता दोगे। और आपको ये बता दिया कि इस फ्रिक्वेंसी पे मेरी वेव आ रही है तो उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, उसकी एनर्जी ये होगी, ठीक है ना, ये आप बता सकते हो, ठीक है ना। तो यानी कि अगर एनर्जी रिलीज होगी या अब्जॉर्ब होगी, वो किस फॉर्म में होगी, रेडिएशन की फॉर्म में होगी, ठीक है ना। सी क्या है बेटा, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट है, और वो कितनी है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है हमारी, 3 × 10⁸ है बेटा। कितनी है बेटा, 3 × 10⁸ है, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। चलो देखते हैं बेटा, तो इनकी यूनिट्स देख लेते हैं। वेवलेंथ आपकी मीटर में रहती है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी आपकी किस में होती है बेटा, हर्ट्ज में। फ्रीक्वेंसी किस में नापते हैं आप, हर्ट्ज में नापते हैं। हर्ट्ज यानी कि पर सेकंड होता है ना हर्ट्ज, कितने साइकिल्स पर सेकंड होता है, इसलिए हर्ट्ज को हम पर सेकंड लिखते हैं, ठीक है ना, पर सेकंड लिखते हैं। तो यानी कि अगर आप क्या करोगे, लेमडा को म्यू से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका मीटर, सॉरी लेमडा को म्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बनेगा आपका मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये मीटर है और ये पर सेकंड में, तो ये क्या बन जाएगा मीटर पर सेकंड। तो लेमडा इंटू मीटर पर सेकंड, यानी कि स्पीड की वैल्यू बनेगी, यानी कि ये स्पीड के बराबर होनी चाहिए। और देखो यहाँ भी देखोगे सी इज इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू आ रहा है, यानी कि स्पीड बन रही है। यानी कि मेरी जो जो ये क्वेश्चन है एकदम ठीक है यहाँ पर, क्योंकि यूनिट्स मैच कर रही हैं। समझ में आ रहा है बेटा ये वाली बात, चलो ठीक है ना। तो दो बातें हमें पता चल गई, सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, ठीक है ना, ये बात हमें पता चल गई। तो हम क्या कहते हैं कि कोई भी एक वेव आ रही है हमारे पास, उसकी अगर मेरे को फ्रिक्वेंसी और मेरे को उसकी अगर वेवलेंथ पता है तो मैं उसकी स्पीड बता सकता हूँ, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी भी होती हैं उनकी स्पीड क्या होती है, वो इक्विवेलेंट होती है सी के बराबर, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, ठीक है ना। दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और एक और यूज क्वांटिटी होती है जिससे हम लोग बताते हैं वेव के बारे में, उसको क्या कहते हैं बेटा, वेव नंबर। उसको ऐसे न्यू वी के ऊपर बार लगा के बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है बेटा, वेव नंबर, वेव नंबर। द अदर कॉमनली यूज क्वांटिटी स्पेशली इन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नोन एज वेव नंबर। ये अलग एक और नई क्वांटिटी है, इसको हम किसे वेव नंबर से बताते हैं, ठीक है ना। इट इज़ डिफाइंड एज द वेवलेंथ
पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। इसका मतलब इसको ऐसे निकालते कि एक मीटर में वेवलेंथ कितनी है, ठीक है ना। इससे हम वेव नंबर को डिवाइड करते हैं और इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, मीटर इनवर्स, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर इनवर्स, ठीक है ना। चलो, तो एक काम करते हैं, जो भी हमने सब पढ़ा इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हम लोग नील बोर के अगर जब मॉडल के ऊपर जाएं तो हमें इस चीज़ से दिक्कत ना आए, ठीक है ना। आज की क्लास थोड़ी समझ में आ रही है, आनी चाहिए बेटा, अच्छे से आनी चाहिए। नहीं आएगी तो आप डाउट पूछना मुझसे, ठीक है ना। डाउट्स आप पूछोगे मेरे से, वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो आप, डाउट मुझसे ज़रूर पूछें, ठीक है ना। प्रॉब्लम 2.3, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम देखेंगे हम कि कैसे करते हैं, ठीक है ना। इसको करने की कोशिश करेंगे, करते हैं। दिया बेटा, विद भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 फ्रीक्वेंसी इन्होंने कितनी दी है बेटा, फ्रीक्वेंसी दी है 1.368 किलो हर्ट्स, ठीक है ना, इतनी दी है। इसको आप लिख सकते हो 1368 हर्ट्स, ठीक है ना। किलो हर्ट्स इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना हर्ट्स आ जाएगा, ठीक है ना। मर्जी है, चेंज करना चाहो तो चेंज कर लो, नहीं तो किलो हर्ट्स में रहने दो। कैलकुलेट द वेवलेंथ, अब इन्होंने क्या पूछा है हमसे कि वेवलेंथ निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय ट्रांसमीटर। तो यानी कि इनको ये बताना है कि इस हर्ट्ज पे वेवलेंथ कितनी आएगी, और ये वेवलेंथ क्या है, किस पार्ट में है हमारे स्पेक्ट्रा के, ये बताना है, ठीक है ना। तो हमें एक फॉर्मूला हमारे पास है, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई वी, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई वी, लैम्डा निकालना तो सी बाई वी कर लेंगे, ठीक है ना। सी बाई वी यहाँ करेंगे, सी की वैल्यू लिखेंगे 3 इंटू 10⁸8 और नीचे लिखेंगे 1368, ठीक है ना। इसको हर्ट्ज में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, किलो हर्ट्ज, ठीक है ना, इसको हर्ट्ज में लिखना पड़ेगा। हर्ट्ज में लिखते कि हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा 1 पॉइंट नहीं है, 1,368 है, ठीक है ना। तो हर्ट्ज में लिखने के लिए इसको 10⁻³ लिख लेंगे, इंटू 10⁻³ हो गया, ठीक है ना, इंटू 10⁻³ हो गया, कॉमा है ये, ठीक है ना। तो इसको करेंगे सॉल्व। हर्ट्ज में क्यों करा, क्योंकि मेरे को ये चीज़ क्या दी हुई है, मीटर पर सेकंड में दी हुई है, ये हर्ट्ज में थी, तो मैं कैसे करता, तो मैंने इसको पर सेकंड में लिखने के लिए क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। हर्ट्ज में लिखा, हर्ट्ज यानी कि पर सेकंड, ठीक है ना, ठीक है ना। पर सेकंड मतलब ऐसे, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो मीटर बचेगा, तो आपकी वेवलेंथ मीटर में आ जाएगी। वेवलेंथ कितनी आएगी बेटा, इसको डिवाइड करने के बाद मेरा आंसर आया 219.3 मीटर, ठीक है ना। वेवलेंथ कितनी है बेटा, 219.3 मीटर। तो अगर मैं इसको अपने स्पेक्ट्रा में देखूं तो ये किसके बीच में आएगी बेटा, रेडियो वेव, रेडियो वेव के बीच में आएगी ना, ठीक है ना। अभी मैंने स्पेक्ट्रा की बात करी थी, स्पेक्ट्रा हमने देखा था, तो रेडियो वेव किस किस की कहाँ से कहाँ तक है, तो 10⁻0 से लेकर 10⁻4 मीटर, यानी कि 1 से लेकर 10,000 के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी तो वो क्या आएगी, वो किस में आएगी, रेडियो वेव में आएगी। और ये 200 इसके बीच में ही आएगा ना, इसके बीच में ही आएगा, तो यानी कि ये क्या है बेटा, रेडियो वेव है, ठीक है ना। ये क्या है, रेडियो वेव है। और फ्रीक्वेंसी से भी देख के बता सकता था, फ्रीक्वेंसी का भी ऐसा ही है, फ्रीक्वेंसी बता रखी है उन्होंने 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻7 से लेकर 10⁻5 तक, ठीक है ना। और तो मैं अगर इसके पॉइंट यहाँ लेके जाऊँ तो 1 2 3, तो यहाँ पर 10⁻6 हो जाएगा, यानी कि 10⁻5 से लेकर 10⁻7 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी तो इसके बीच में ही वैल्यू है, यानी कि ये रेडियो वेव होगी, ठीक है ना बेटा। समझ में आया वाला क्वेश्चन, कैसे करेंगे क्वेश्चन को, समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन क्या बेटा, द वेवलेंथ ऑफ अ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वॉलेट टू रेड, ठीक है ना। आपको पता है वॉलेट से रेड तक 400 से 750 नैनोमीटर तक है। एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसी में बतानी है। मतलब इन्होंने बोला 2.4 में क्या बोला है कि 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर जो है, इस रेंज को मेरे को फ्रीक्वेंसी में लिखना है, इस रेंज को मेरे को फ्रीक्वेंसी में लिखना है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, सी से बस डिवाइड कर देंगे, 3 इंटू 10⁸ को डिवाइड करेंगे 400 इंटू 10⁻⁻9 से, नैनो है ना बेटा, ठीक है ना। और दूसरे ये हो गया V1 लैम्डा 1 और V2 सी बाय लैम्डा 2, 3 इंटू 10⁸8 अपॉन 750 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है ना।
इन दोनों वैल्यूज़ को निकाल देंगे तो हमें रेंज पता चल जाएगी। तो इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज तो आ गई मेरी 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, ठीक है ना। 2 जीरो से यहाँ चला गया 7, 8 7 15 हो गया, एक जीरो और चला गया 0.75 आ रहा था, तो 7.5 इंटू 10⁻14 आ गया, ठीक है ना। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है ना, इसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। कितने आएगी वैल्यू, 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, ठीक है ना। हाँ, एक के बाद 8 ऊपर चला गया, 16 हो गया ये, ठीक है ना। 16 के बाद इसमें से 2 निकाल दिए, 10⁻14 हो गया, 300 हो गया, 300 ऊपर और 75 नीचे, ठीक है ना। डिवाइड करेंगे 75 4 जा 300, पूरा पूरा कट गया। तो कितनी रेंज कितनी आई मेरे बेटा मेरे पास 7.5 इंटू 10⁻14 से लेकर 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्स के बीच में जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, विजिबल स्पेक्ट्रम की है, ठीक है ना। यहाँ पर हमें वॉयलेट कलर दिखेगा, और यहाँ पर कौन सा कलर दिखेगा बेटा, रेड कलर दिखेगा, ठीक है ना बेटा। ये बात समझ में आई, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बेटा जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं, गुड, इजी था एकदम। तो विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज क्या होगी, 7.5 से लेकर 4, या फिर 4 से 7 लिख लो, आप जो भी लिख लो बात बराबर है, ठीक है ना। कैलकुलेट अ वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन, ठीक है ना। अब इन्होंने बतला दिया कि येलो जो कलर है मेरा 2.5 में येलो कलर है, उसका जो मेरे पास वेवलेंथ है वो कितनी है, 5800 एवोगैड्रो। मैंने आपको एमस्ट्रॉन्ग, सॉरी मैंने इसको यही बताया था आपको क्या होता है, 5800 इंटू 10⁻⁻10 होता है इसका मतलब, ठीक है ना, -10 मीटर, ठीक है ना। इतनी इन्होंने हमें दे दी ऑलरेडी, ठीक है ना। तो वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर मैंने अभी आपको बताया था 1/λ होता है, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट वेवलेंथ के बराबर होता है, ठीक है ना। तो बस इसको इन्वर्स कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻7 इतना लिख लिया। इसको सॉल्व करा तो मेरा आंसर आया 1.724 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स, ठीक है ना, पर मीटर ऐसे लिख लो ज़्यादा बेटर, ठीक है ना। ये पर मीटर में वैल्यू आ गई, ठीक है ना आपकी। और ज़्यादातर जो वेव नंबर होते हैं वो हमेशा हम क्या कहते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स में बताते हैं। तो सेंटीमीटर इनवर्स में लिखने के लिए 1.724 इंटू 10⁻4 पर सेंटीमीटर लिख लूँगा मैं, ठीक है ना। दोनों टाइम में, दोनों केस में बात एकदम ठीक है। और इसमें अगर मेरे को बोला जाए कि मेरे को फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है तो मेरे को कुछ नहीं करना, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए करना है 1/λ को सी से मल्टीप्लाई करना, मतलब इस वैल्यू को मेरे को सी से मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि 1.724 को अगर मैं 3 इंटू 10⁸8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा हमारी फ्रीक्वेंसी का, और फ्रीक्वेंसी का आंसर मेरा आ गया कितना, 5.172 इंटू 10⁻14। और आना भी चाहिए था क्योंकि आपने पिछली बार रेंज क्या निकाली थी, 10⁻14 के बीच में रेंज थी, तो यानी कि 7.5 से 4 के बीच में वैल्यू आनी चाहिए। येलो हमेशा बीच का कलर है हमारा, ठीक है ना। तो 5.172 वैल्यू आ गई आपकी क्या, येलो कलर की वेवलेंथ की, ठीक है ना। येलो कलर की वेव होगी तो आप उसका बता सकते हो। तो आपको अगर मैं कोई भी वेव दे दूंगा तो आप समझ जाओगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, उसका वेव नंबर कैसे निकालना है, ठीक है ना बेटा। चलो आज की क्लास इतनी ही, थैंक यू।